राधिका का पति शहर से बाहर गया था और राधिका रात को अकेले कमरे में सो रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे के घंटी की आवाज से राधिका की नींद खुल गई। उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि इतनी रात गए आखिर दरवाजे पर कौन आ गया है। वह सोचने लगी, मेरे पति भी घर पर नहीं हैं। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। मैं दरवाजा खोलूं या नहीं समझ नहीं आ रहा। दरवाजे पर कोई अपना है या कोई चोर उचक्का, कैसे पता करूं। दरवाजे में कोई लेंस भी नहीं है जो बिना दरवाजा खोले देख लूं। अभी वो सोच में डूबी हुई ही थी कि तभी फिर से घंटी बजने लगी। राधिका हिम्मत करके बिस्तर से नीचे उतरी। आज की रात ठंड भी कुछ ज्यादा ही थी, तो रजाई से बाहर निकलते ही उसने शॉल लपेट लिया और जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, अचानक से लाइट भी चली गई। राधिका और भी घबरा गई क्योंकि उसे अंधेरे में बहुत डर लगता था। उसने मोबाइल ढूंढकर फ्लैश लाइट ऑन किया और कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। डर के मारे उसका गला भी सूखने लगा था। उधर दरवाजे की घंटी लगातार बजती जा रही थी। राधिका दरवाजे पर पहुंची और उसने बहुत हिम्मत करके फंसी हुई सी आवाज में हकलाते हुए पूछा, कौन है। जवाब में कोई कुछ नहीं बोला। शायद राधिका की आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई थी। अभी भी लगातार घंटी बजती जा रही थी। आखिरी घंटी बजने के साथ ही दरवाजे के बाहर कोई भारी भरकम सामान के गिरने की आवाज आई। राधिका के मन का डर और भी बढ़ गया। उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। आखिरकार राधिका ने हिम्मत करके दरवाजा खोल ही दिया और उसने देखा दरवाजे के सामने एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था। उसने गौर से देखा तो वह दंग रह गई। उसके सामने उसका प्रेमी रमेश था। वह भागते हुए अपने कमरे में गई और एक गिलास में पानी लेकर आई और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारने लगी। अगले ही पल रमेश को होश आ गया, लेकिन वह खुद से उठकर चलने की हालत में नहीं था। राधिका ने इधर उधर देखा और सोचा, इस तरह किसी ने मुझे अगर रमेश के साथ देख लिया तो बेकार में 10 कहानियां बनने लगेंगी। रमेश के शरीर का वो छुअन उसे पुराने समय के उस लम्हे में ले गई जहां वो दोनों पहली बार कॉलेज के क्लास के बाद पास के ही नदी किनारे घूमने गए थे, जहां एक सुनसान जगह देखकर दोनों के अरमान जग उठे थे और उस दिन उन्होंने सारी मर्यादा पार कर दी थी। फिर क्या था, ऐसा सोच राधिका ने रमेश को उठने में सहारा दिया और उसे घर के अंदर लाने लगी। रमेश को अंदर लाते हुए राधिका अपने प्रेमी के स्पर्श को महसूस करके रोमांचित हो रही थी। रमेश के स्पर्श को पाकर राधिका के शरीर में अजीब सी झनझनाहट उत्पन्न होने लगी थी। अब यह सिलसिला महीनों, हफ्तों और फिर रोज का हो गया था। वो कहते हैं न, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। घर वालों को उस पर संदेह हो गया, फिर भी घर वालों ने बिना अपना संदेह जाहिर किए उसकी शादी तय कर दी। राधिका अपने प्रेमी रमेश के बारे में किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपनी शादी की खबर रमेश को भिजवाई, लेकिन पता चला कि वह अपने घर पर नहीं है। मजबूरन उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी हो जाने के बाद भी राधिका ने अब तक अपने तन को अपने पति गोविंद को नहीं सौंपा था। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन रमेश आएगा और उसे अपने प्यार की दुनिया में लेकर जाएगा, और आज उसकी सोच के अनुसार रमेश उसके दरवाजे पर था। किसी तरह अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए राधिका ने रमेश को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। उसने रमेश के पाँव से उसके जूते उतारे। जैसे कोई स्त्री अपने पति के ऑफिस से आने के बाद एक पत्नी की भांति करती है, वह फौरन किचन में जाकर उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर ले आई। कॉफी पीते हुए रमेश के चेहरे पर ताजगी आने लगी और गहरी सांस लेते हुए उसने राधिका से पूछा, कैसी हो राधिका, अपने पति के साथ तुम खुश तो हो न। इतना सुनते ही राधिका रो पड़ी और रमेश से बोली, रमेश, जब मेरी शादी तय हो रही थी तो मेरा हाथ मांगने तुम मेरे घर क्यों नहीं आए। काश तुम आए होते तो आज मैं तुम्हारी बाहों में होती। मैंने तुम्हें तन मन से अपना पति मान लिया था, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मजबूरन मुझे इस शादी के लिए तैयार होना पड़ा। शादी के बाद बड़ी मुश्किल से मैं अपने इस तन को बचा पाई हूँ, क्योंकि सुहागरात की रात गोविंद ने मुझे पाने की पूरी कोशिश की थी,
जब तक मैं वापस आया तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि तुम किसी न किसी तरह खुद को मेरे लिए बचा ही लोगी और एक न एक दिन मैं तुम्हें हासिल कर ही लूंगा। राधिका ने पूछा। अगर अचानक से वह ऑफिस के काम से बाहर न गया होता तो शायद आज मैं तुम्हारे लायक न बची होती। इतना सुनने के बाद रमेश बोला, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उस वक्त एक बेरोजगार था। इत्तेफाक से उसी दिन मुझे नौकरी के लिए जाना पड़ा। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तो रमेश कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज होगी और ऐसे अचानक से मुझे देखकर घर के भीतर आने नहीं दोगी, इसलिए ही मैंने बेहोशी का नाटक किया था ताकि आराम से तुम्हारे घर के भीतर आ सकूं। उसकी बात सुनकर राधिका गुस्सा करते हुए कहने लगी कि तुम तो शुरुआत से ही बहुत बदमाश हो। रमेश हंसते हुए पूछने लगा, वैसे तुम्हारा पति कितने दिनों के लिए बाहर गया है? राधिका ने जवाब दिया, वो 1 हफ्ते के लिए काम से बाहर गए हैं। इतना सुनते ही रमेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिसे राधिका ने भी देख लिया था और उसके अरमानों को भाप गई थी। बातों बातों में रमेश ने कॉफी खत्म कर ली थी। राधिका कॉफी का खाली कप लेकर वहां से जाने लगी। तभी रमेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। एक बार फिर से राधिका रमेश की बाहों में थी। पति की अनुपस्थिति में अपने पूर्व प्रेमी के साथ वो प्यार के सागर में डूबने को आतुर हो उठी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। राधिका के शरीर पर रमेश की पकड़ बढ़ती चली गई और राधिका भी उसके प्रेम में डूबती चली गई। एक लंबे समय के बाद दोनों को पुराने अनुभव फिर से मिले थे। दोनों को ही पता था कि सामाजिक दृष्टिकोण से वे लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन तन और मन की चाहत के आगे उनकी एक न चली। राधिका और रमेश दोनों को ही पता था कि गोविंद लगभग 1 हफ्ते तक नहीं आने वाला था। यह सोचकर बिना किसी बाधा और डर के दोनों ही एक दूसरे को आनंदित करते रहे। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। रमेश ने गोविंद के आने से पहले पूरी तरह से राधिका से आनंद प्राप्त कर लिया था। अगली सुबह उठते ही राधिका ने देखा कि घर में रमेश का नामो निशान नहीं था। वो राधिका से बिना कुछ कहे सुने वहां से भाग चुका था। राधिका समझ गई कि रमेश ने उसे धोखा दे दिया है। वह कोई उसे अपना बनाने या यहाँ से ले जाने नहीं आया था, बल्कि अपने तन की प्यास मिटाने आया था। वो ठगी हुई सी रह गई। अब उसे अपने कुकर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसके साथ ही उसे रमेश पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। काफी देर तक सोचने समझने के बाद वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे इस घटना को अपने पति के साथ की गई बेवफाई का हर्जाना समझकर भूलना होगा और मुझे खुद के तन और मन को अपने पति गोविंद को सौंपना होगा, ताकि मेरा वैवाहिक जीवन सफल हो सके। और इस काले सच को अपने अंदर दफन करना होगा, अन्यथा इसकी आग मेरे बचे खुचे जीवन को जलाकर खाक कर देगा। यह सोचकर वह गोविंद के वापस आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसने गोविंद का मनपसंद खाना बनाया, खूब अच्छे से श्रृंगार करके तैयार हुई। जब गोविंद घर आया तो वह काफी थका हुआ दिखाई दे रहा था। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के बाद वो हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। वो काफी गंभीर दिखाई दे रहा था। राधिका उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई और बड़े प्यार से बोली, कैसा रहा आपका ऑफिस का काम? सब ठीक से हो गया ना? गोविंद का चेहरा कठोर होता जा रहा था। राधिका ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया और बड़े प्यार से बोली कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। यह सुनते ही गोविंद भड़क गया और उसे पीछे धकेलते हुए बोला, दूर हटो बदचलन औरत, मेरे सामने ये प्यार का ढोंग मत करो। पति की बात सुनकर राधिका दंग रह गई और हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। गोविंद ने अपने मोबाइल में उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें राधिका और रमेश के काले कुकर्म रिकॉर्ड थे। यह देखकर राधिका के माथे से पसीना छूटने लगा था। गोविंद ने कहा कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम्हारी काली सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी? पड़ोसी ने अपनी खिड़की से सब कुछ देख लिया था और उसने यह वीडियो बनाकर मुझे भेजी थी और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से और अब जाओ इसी वीडियो वाले आदमी के साथ
अपनी जिंदगी बिताओ। यह सुनकर राधिका रोते हुए उससे माफी मांगने लगी, लेकिन गोविंद ने उसे माफ नहीं किया। तलाक के बाद आज राधिका अकेले जिंदगी जीने को मजबूर है। वह अपने मायके में भी बदनाम हो चुकी है। रमेश ने भी उसे नहीं अपनाया और समाज में उसका नाम खराब हो चुका था। इसलिए वह दूसरे शहर चली आई और छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह अकेले जिंदगी गुजारने को मजबूर है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक